आज आपका बच्चों 5th चैप्टर शुरू करा रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। इसमें बच्चों पता है क्या होता है, फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है। फर्म ने क्या करना है कि अपनी सारी एसेट्स को सेल करना है और लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, और जो बचा हुआ पैसा है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस ही वही होगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होने के बाद, और उसको सेटल कर देना है। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को बोला जाता है क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ही बंद हो रहा है। क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्यों होता है। बच्चों कई सारे रीजंस हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के। पहला, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर हैं, अब वो आगे कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते। हो सकता है कि बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल रह नहीं गया, पार्टनर्स में आपस में नहीं बनती, उनके पीछे कोई भी रीजन है और वो उसको आगे चलाना ही नहीं चाहते, तो उस केस में वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। सेकंड होता है बच्चों कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जैसे आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे थे, तब गवर्नमेंट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उस तरह के बिजनेस पे रोक लगा दी, तो वो आपका अनलॉफुल हो गया, तो उस केस में आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर एक को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, उस फर्म का डिसोल्यूशन मस्ट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि एक पार्टनर भी चाहे तो और पार्टनर को नोटिस देकर बिजनेस बंद करवा सकता है, तो इस कारण से भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो सकता है। अब बच्चों मुझे ये सिखाना है कि जब बिजनेस बंद होता है पार्टनरशिप का, तो उस केस में 4 मेनली अकाउंट्स बनते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं अभी डिटेल तो करेंगे उसकी। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है ना, तो भले ही वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट बाहर वालों की पेमेंट करने के बाद करनी होती है। और उसके बाद टर्म आती है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनकी पेमेंट की जाए। तो ये ऑर्डर ही मान लो कि पहले बाहर वालों की, फिर पार्टनर लोन की, और फिर पार्टनर कैपिटल की। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है बच्चों, वो क्वेश्चन में जिस वे में दे रखा होगा। तो ये 4 मेनली अकाउंट्स बनते हैं। तो अब बच्चों मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस को बंद कर देंगे पार्टनर, एसेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करके बाकी का पैसा पार्टनर्स में बटेगा। तो वो क्या ऑर्डर होता है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है, वो सब समझाना है। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों मैं यहां पहले आपको समझाता हूं, आप बातें समझना, कि जब भी कोई फर्म अपना बिजनेस बंद करती है, तो एज ए अकाउंटेंट हमें कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है। हमारा काम होता है एसेट्स को बेचना। अब आपने रिवैल्यूएशन के केस में सीखा है कि हर एक एसेट्स के कारण जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डिफर करती है, तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट, कम हुई है तो लॉस। तो ऐसे हर एक सेल के ऊपर साथ साथ प्रॉफिट लॉस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया, एक अकाउंट बनता है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज को। अगर आपकी सेल वैल्यू उस बुक वैल्यू से डिफर कर रही है, जो प्रॉफिट लॉस है वो एक एक इंडिविजुअल सेल पे कंप्यूट नहीं होगा, बल्कि उसका एग्रीगेट एक साथ इकट्ठा रियलाइजेशन अकाउंट शो करेगा। तो मैं यहां पहले ये बताना चाहता हूं कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो बच्चों
जो अकाउंटिंग हमारी होती है उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, किस तरह से होता है। देखो बच्चों, आपने मेरे को एक फर्म की बैलेंस शीट दे दी, अपनी मर्जी से मैं फिगर लूंगा बातें क्लियर करने के लिए कि डिसोल्यूशन में जो अकाउंटिंग बनाई गई प्रोसेस कि किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हमारे बैलेंस है क्लोज होंगे, क्योंकि वो सेल हो रही है, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, वो कैसे होता है समझना। तो मान लेते हैं एक फर्म है जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है 31 मार्च 2020 की हमें बैलेंस शीट गिवन है। उस बैलेंस शीट में हमें कुछ यूं दे रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इधर हमारे पास बैंक का बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, ये एसेट्स दे रखी हैं। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, इसके अलावा कैपिटल्स हैं। पार्टनर एक बार मैं मान रहा हूं ए और बी है, और आसान के लिए मान रहा हूं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि मैं अभी आपको इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग समझाने वाला हूं कि डिसोल्यूशन में कैसे होती है। तो देखो बच्चों, एक बार सब इमेजनरी फिगर मैं यहां लिख देता हूं, इमेजनरी फिगर है, ताकि आप बात समझ पाएंगे कि किस तरह से इसकी अकाउंटिंग होती है। फर्म अपना बिजनेस क्लोज कर रही है तो उस केस में क्लोजिंग डाउन कैसे होता है। तो एक बार मान लेता हूं, बैंक का बच्चों 20,000 बैलेंस है, स्टॉक का 1 लाख, डेटर मान लेता हूं 180, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, और जो हमारा लैंड है वो है हमारा 12 लाख का। ये टोटल है हमारे पास। तो अगर मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो ये 20 लाख। अब इनके यहाँ क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, बिल्स पेएबल 40,000, और इनकी कैपिटल 17,60,000। किस तरह से है? 8,80,000 ईच, क्योंकि इक्वल शेयर है और कैपिटल भी एक जैसी है। हमारे को कहा कि इस फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, वो एक एक एसेट की वैल्यू बता रहा है कि स्टॉक इतने में बिका, डेटर से ये रियलाइज हुए, प्लांट एंड मशीनरी इतने की बिकी, लैंड इतने की सेल हुई, क्रेडिटर को हमने इतने पे कर दिए, बीपी को इतनी पेमेंट कर दी। तो क्वेश्चन आता है कि जब अगर स्टॉक 1 लाख की जगह अगर बिका है 90 का, तो 10,000 का लॉस हो गया, तो क्या उस ट्रांजेक्शन को साथ के साथ दिखाएंगे? वो कहते हैं ऐसे तो इतनी मुश्किल हो जाएगी, और अभी ये तो हमने अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर लिया है, यहाँ तो मैंने 5 एसेट लिए हैं, यही 15 हो, तो एक एक का कैसे कैलकुलेट होता रहेगा। जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं ना बच्चों, तो वहां पर पता है कैसे सिस्टम होता है रिवैल्यूएशन का। हम लोग हर एक एसेट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, देख लिया। अब ये देखते हैं कि किन के कारण रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना है, उसकी एक एंट्री, किन के कारण रिवैल्यूएशन डेबिट होना है, उनकी एक एंट्री, और उसके बाद आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ क्या है, हम एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, एसेट्स को बेच रहे हैं, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हमारा बिजनेस अब ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, या पार्टनर्स के बीच में बनती नहीं है, कोई भी वजह है, वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं और आपस में हिसाब किताब करना चाहते हैं कि सबके जो कैपिटल है पेमेंट हो, बात ओके। तो अकाउंटेंट को कहा गया कि आपने ये सारा प्रोसेस करना है, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी एसेट कितने की हमारी बिक रही है, और सारे कैश बिजनेस में पहले आ जाएगा और उससे हमारी कैपिटल की पेमेंट हो जानी चाहिए। अकाउंटेंट कहता है ठीक है, और जो इस ट्रांजेक्शन के थ्रू प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी बढ़ेगा। तो वो प्रॉफिट लॉस बार बार आने की बजाय आप सिंगल टाइम एक बार चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों क्या होता है समझना, हम लोग बनाते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो आपको समझाता हूं बनने का तरीका। देखो बच्चों, एक आपको बनाना सिखाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है, ये इतना बेटर वे में अकाउंटिंग में डेवलप किया गया
किसके थ्रू आपकी एसेट्स की सेल, लाइबिलिटीज की पेमेंट का नेट प्रॉफिट और लॉस कंफर्टेबली निकाला जा सकता है और अकाउंटिंग इतनी आसान कर दी गई। बच्चों मैं अभी जर्नल भी सिखा दूंगा, इसकी क्वेश्चन तो बुक वाला बाद में करेंगे, पहले तो इमेजिनरी फिगर से सब सीखने वाले। तो मेरे से कोई पूछे कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज इतने की बिकी है, आपने कहा नहीं पहले एक बार रुको, हम क्या कर रहे हैं, सारी एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, उनकी जगह एक ही अकाउंट ओपन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। हमारी एसेट बिकेगी। बच्चों जनरली अगर आप मेरे से कहते हो ना कि स्टॉक बिका है, एंट्री बताओ सर, तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। आपने कहा सर ये कैसे की, मैंने कहा पैसे आ रहे हैं तो बैंक रिसीवर हो गया, क्योंकि मान रहा हूं आप ट्रांजेक्शन बैंक के अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, और स्टॉक जा रहा है, एसेट है, क्रेडिट होगा। आपने कहा अच्छा फिर बिल्डिंग बिकने की, मैंने कहा बैंक टू बिल्डिंग। आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी बिकने की, मैंने कहा बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी एसेट बेचो, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर एसेट बिकेगी तो एसेट तो क्रेडिट होगी। तो आपने कहा सर अब ये बताओ 1 लाख वाला 90 का बिका है तो 10,000 का लॉस उसके लिए। तो मैंने कहा ये तो बार बार ट्रांजेक्शन में आएंगे प्रॉफिट लॉस, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने जो डेवलप किया, समझना बच्चों, सारी एसेट एक्सेप्ट कैश या बैंक, इनके लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे। आप जर्नल कैसे करने वाले हैं समझना, आप बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे। ये क्योंकि रफ में कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे तो एक बार आपको कंसेप्ट डेवलप करा देना है। रियलाइजेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहते हो सर सारी एसेट्स को, जितनी भी एसेट्स हैं कैश या बैंक को छोड़कर, क्योंकि उसने नहीं बिकना, इन सब ने बिकना है। तो जैसे मैं यहां देखूं बच्चों, तो सबसे पहली कौन सी एसेट हुई हमारी? स्टॉक, दूसरी डेटर्स, तीसरी प्लांट एंड मशीनरी, चौथी लैंड। तो इन चारों की जगह हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और लैंड अकाउंट। ऐसे करके हम लिखेंगे, ये हमारी बच्चों फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अगर इनको देखा जाए तो इनकी बुक वैल्यू पर दिखाएंगे। एक बार मैं लिखता हूं इनकी बुक वैल्यू बच्चों, 1 लाख, 1 80, 5 लाख और 12 लाख, इन चारों का टोटल ना 19,80,000 बन रहा है। तो मैंने यहाँ रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया 19,80,000 से, और इन चारों को मैंने कर दिया क्रेडिट। लिख देता हूं क्रेडिट 1,80,000। अभी आपको समझ आ जाएगी ना बच्चों की कर कैसे रहे हैं। ये 5 लाख और ये 12 लाख, ये बच्चों एक एंट्री हो गई। आपने पता क्या किया? एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। हम लोग अकाउंटिंग को इतना इजी करके, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कंप्रोमाइज किए बिना, अभी आप देखना बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस निकालेगा। मैं अगर आपसे वैसे भी पूछूंगा तो आप कहोगे सर यही प्रॉफिट आएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट उसको इजीली कैलकुलेट करा देगा। तो एक बार मानते हैं बच्चों, जो ये स्टॉक है ना, ये 90,000 रुपए का बिका, और ये जो डेटर हैं इनसे 150 ही रियलाइज हो पाए, और ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारी 4 लाख की बिकी, लेकिन लैंड महंगा हो चुका था, वो हमारा 16 लाख का बिका। तो आपको ये चीजें कहां दिखानी है समझना। आप कहोगे कि एसेट बिकती है तो एसेट क्रेडिट होती है और बैंक डेबिट होता है। तो बच्चों जब ये एसेट सारी आपकी बिकी तो आप वर्किंग नोट में टोटल कर लेना कि कितने की बिकी। यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार मैं इन चारों का टोटल कर रहा हूं बच्चों, 16 4 20 21 22,40,000, ये चारों का टोटल कर दिया। तो यहां एंट्री होगी 22,40,000। 22,40,000 रुपए में आपने ये एसेट बेच दी। अगर मैं इंडिविजुअली करता तो भी वही प्रॉफिट आना था, लेकिन वो मुश्किल हो जाता। ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, सारी की सारी एसेट्स रियलाइज्ड हो गई हैं, कैश मिल गया है। अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट, एक बार मैं लायबिलिटी को अनटच कर रहा हूं कि उसको छोड़ो। अगर 19,80,000 रुपए की टोटल एसेट 22,40,000 में बिके, तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस करके
2,60,000 रुपए आता है, वो आपका प्रॉफिट। आप कहोगे सर कैसे शो होगा? देखो, रियलाइजेशन डेबिट कितने से हुआ है? 19,80,000। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ है? 22,40,000। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ ना, 2240 में से 1980 लेस करोगे तो बच्चों 2,60,000। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। एक बार मैंने लाइबिलिटीज को इग्नोर किया है आपको बात समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो सो इजी होगा। जर्नल की तो अभी टर्न बहुत आगे जाकर आनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन में कहीं पर भी रटें। आपको बात समझ आनी चाहिए कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। हम एक एक एसेट की सेल के लिए अलग अलग एंट्री पास नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें बड़ा सिंपल वे में दिखाना है। तो हम सारी एसेट्स को पहले से ही ओवर करके बच्चों उनको क्रेडिट करो, खत्म कर दो। उनकी जगह कौन सा अकाउंट खोल दो? रियलाइजेशन अकाउंट। और जब वो एसेट बिके तो अब पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। आप कहोगे एसेट जा रही है क्रेडिट, मैंने कहा एसेट की जगह कौन सा नाम आएगा? आपने कहा रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने कहा फिर रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट दिखाता रहेगा प्रॉफिट लॉस। एक चीज समझो ना बच्चों, ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहां मैंने चारों एसेट्स लिख दी, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी। बुक वैल्यू पर लिखना होता है हमेशा, और डेटर के साथ प्रोविजन हो तो डेटर को यहां लिखो, प्रोविजन क्रेडिट में। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। लैंड, ये आपने 1,01,80 बुक वैल्यू लिख रही है, 5 लाख और यहां पर 12 लाख। अब जब ये बिकी ना तो यहां पर वैसे तो सबसे ऊपर आना चाहिए, मैंने अभी लाइबिलिटी भी समझानी है, बाय बैंक अकाउंट। और एक बार मैं डिटेल भी लिख रहा हूं कि कौन सी एसेट कितने की बिकी है। अगर हम ये डिटेल वर्किंग नोट में कर लेंगे तो भी चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड, तो हमने क्या माना था, कौन सी कितने की बिकी है बच्चों? 90, 150, 4 लाख, 90, 150, 4 लाख और लैंड 16 लाख। बैंक के डेबिट में ऑटोमेटिकली 22-40 आ जाएगा, क्योंकि आप एंट्री में बैंक को बच्चे डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि उन सब एसेट्स को बेचकर 22,40,000 बैंक में अमाउंट आया है। सारी एसेट का अकाउंट ओवर, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी क्या कर रखा है? क्रेडिट। और ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट भी शो कर देगा। क्यों? क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा है। अभी आप वेट करना, सारी बातें अच्छे से समझा दूंगा बच्चों। तो आप कहोगे सर अभी तो जब चैप्टर स्टार्ट किया आपने बोला कि खाली एसेट्स नहीं, लाइबिलिटीज बेचने पर भी, मतलब उनकी पेमेंट करनी है हमने लाइबिलिटीज की, उसके कारण भी जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको भी ये शो करेगा। तो वो कैसे शो करेगा? सुनना, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं पहले इन दोनों को हटा दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे को कहो ना 2 लाख वाले क्रेडिटर को हमने 1,90,000 पे किए थे और वो मान गए थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो वो 10,000 हमें फायदा हो गया। तो एंट्री करना चाहें तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, वो रिसीवर है, आप कहोगे वो डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम पहले से ही क्रेडिटर और बीपी को हटा देंगे। उसकी जगह कौन सा नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि अगर आपको मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ी देर लगेगी कंसेप्ट समझ आने में कि रियलाइजेशन किस किस की जगह यूज होता है। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, जिनकी पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज और जिन एसेट्स को बेचना है, उन सब की जगह रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। क्योंकि एक एक के साथ इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस निकालना बड़ा कम्बरसम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सीधा एक ही बार में काम बनेगा। तो हमने क्या किया, क्रेडिटर बीपी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके क्रेडिट बैलेंस को ओवर करो बुक वैल्यू पर, और इनकी जगह कौन आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी एंट्री बच्चे यूं होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को आपने ओवर कर दिया बुक वैल्यू पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनकी जगह कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया? रियलाइजेशन। कितने के क्रेडिटर्स हैं आपके? क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के और बीपी 40,000, तो ये लिख दिए हमने 2 लाख प्लस 40,000। मान लेते हैं बच्चों इनको 190 दिया, इनको 30, कुल मिलाकर हमने 220 टोटल पे किए हैं। तो हमने यहां पहले लिखा लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड
टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी जर्नल तो बच्चों डिटेल में कराऊंगा जब जर्नल आएगी इसके अंदर, पहले तो लेजर आएंगी, ये तो वैसे ही कर रहे हैं। और बच्चों जब आप इन लाइबिलिटीज को 240 वालों को 220 पे करोगे तो अगली एंट्री में वैसे क्रेडिटर की पेमेंट करो तो क्रेडिटर टू बैंक आता है। आप कहोगे क्रेडिटर अकाउंट तो मैंने कब का क्लोज कर दिया, उसकी जगह तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर लिया। तो आप जब क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर टू बैंक की जगह रियलाइजेशन टू बैंक आएगा। तो हम यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड 2,20,000। एक बार मान लेते हैं बच्चों और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, जो भी एसेट्स थी बिक गई, जो भी लाइबिलिटीज थी पे कर दी। अब आप देखो ना, 240 वालों को 220 दोगे तो 20,000 फायदा हो गया। और रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप शो करेगा ना, कैसे? वो कहेगा कि पहले जो भी क्रेडिट बैलेंस थे उनको डेबिट करके खत्म करो, उनकी जगह कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 2,40,000 और आपने उनको पे कितना किया है? आप कहोगे टोटल 220, 190 और 30। तो आप यहां लिखेंगे पेमेंट के लिए, क्योंकि लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है ना, लाइबिलिटी डेबिट होती है, उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। आप कहते हो क्रेडिटर को मैंने पे किए हैं 190 और बिल्स पेबल की पेमेंट की है 30,000। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दी तो बच्चों डेबिट में लिख देंगे। मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना इसका काम है, ये सिंगल अकाउंट आपका काम कर देगा। तो अब आप टोटल कर दो। एक बार मानता हूं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, आपने सारी एसेट्स की सेल कर दी और सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी। तो एक बार आप देखो 2240 और 240 2480, इसमें से ये घटा दो, 4, 5, 10, 22, 2,80,000 बच्चों हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ये रियलाइजेशन अकाउंट आपको प्रॉफिट शो कर रहा है, वो दिख ही रहा था। 260 वहां के कारण था, 20,000 इसके कारण। ये किस में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। किस में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक बार मैंने कन्वीनियंट के लिए मानी थी कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। तो 2,80,000 140 ए को 140 बी को इनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी, इनकी कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। एक बार दोबारा सीखना बच्चों, टाइम लेते हैं, बात समझते हैं कि करना क्या है। बच्चे को स्टेप ध्यान रखने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सबसे पहले ये समझो, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब बिजनेस बंद हो रहा है। तो आपसे कोई पूछे क्या करने वाले हो, आप कहोगे पहले सारी एसेट्स बेचेंगे। अब वो कहता है कि क्या एसेट बुक वैल्यू पर बिकेंगी? आप कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है, कम में भी बिक सकती है, ज्यादा में भी। तो वो कहता है इसके कारण फिर जो प्रॉफिट लॉस आएगा, तो आप कहोगे वो कंप्यूट करेंगे ना, उसके लिए हम एक अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्रोसेस कैसे बनाई गई कि सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैश या बैंक को तो आपने बेचना नहीं है ना, सारी चीजों को उसमें कन्वर्ट करना है, वो तो ऑलरेडी लिक्विड है, उसके कम ज्यादा का क्या कंसेप्ट है। इसलिए हम कैश या बैंक को रियलाइजेशन में नहीं डालते, लेकिन बाकी जितनी भी एसेट्स बेचनी है बच्चों, वो सारी रियलाइजेशन के डेबिट में, एसेट्स को क्रेडिट करो, उनको हटाओ, और जब वो एक्चुअल में बिकेंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप लाइबिलिटीज को बच्चों करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट अब उस लाइबिलिटीज को प्रेजेंट कर रहा है जो कि 240 की है, और आप कहते हो हमारा तो 220 में काम बन गया, तो 20,000 का फायदा है ना। अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट दिखा देगा। आप लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जैसे क्रेडिटर बीपी को डेबिट करते हैं जब हम उनको पेमेंट करते हैं, और बैंक को करेंगे क्रेडिट। बस बच्चों एक बार ये कंसेप्ट माइंड में सेट हुआ नहीं तो आप कहोगे सर ये जो बैंक है इसका तो कुछ किया ही नहीं, तो हम बैंक का तो बच्चे अलग से अकाउंट बनाएंगे ना। आप कहोगे कैपिटल का भी कुछ नहीं किया, तो कैपिटल का भी अलग से अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि कैपिटल की पेमेंट इसके अंदर नहीं आनी, इसका तो प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में जाना है। कैपिटल की पेमेंट करेंगे तो कैपिटल डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट होगा, और बैंक का ऑटोमेटिकली सब नील हो जाएगा जब कैपिटल की भी पेमेंट हो जाएगी। वही सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी चेक होगी। अगर बैंक का बैलेंस नील हो गया, लाइबिलिटीज आपने यहाँ पे कर दी, कैपिटल का बैलेंस नील हो गया, तो मतलब सही हिसाब किताब हो गया, सारे पार्टनर्स एग्री, हो गया बिजनेस बंद। तो बच्चों वैसे 4 अकाउंट बनेंगे, अभी मैं 3 की बात करूंगा। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट,
दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और तीसरे नंबर पे कैश या बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों हो तो कैसे करते हैं, अभी रुकेंगे, समझेंगे बाद में कैसे होगा। अभी के लिए समझो कि हम लोग 3 अकाउंट ओपन करने वाले हैं, अभी हमें एक ही चीज मिलेगी, क्योंकि अभी इसमें बताने का बड़ा कुछ है। जर्नल हमने थोड़ा सा आगे करके इसलिए दी है ताकि बच्चा पहले कंसेप्ट को समझ ले, फिर उसको सारी जर्नल समझाई जा रही है तो एक एक जर्नल आपको विद रीजन समझ आएगी। तो अभी बच्चों एक बार जस्ट पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, आप उसको समझना किस तरह से क्वेश्चन होगा, कैसे दे रखा होगा। और मैंने यूं बताना है आपको कि इसमें बच्चों थ्रू आउट एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे, हर एक क्वेश्चन एक जैसे वे में चलता है। तो बच्चे को पहले क्वेश्चन से ही, मतलब इसमें यूं नहीं है ना कि मैं पहले खाली रियलाइजेशन अकाउंट सिखा दूं, फिर खाली कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, नहीं, क्वेश्चन तो इकट्ठा ही होता है। इसलिए एक बार करते हैं पहला क्वेश्चन कैसे है। इसमें जब मैं करवा रहा हूँ तो एक एक चीज डिटेल में करके बता रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी कैसे है। देखो बच्चों, जी एंड एच पार्टनर हैं, इनकी ना बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बांटने के काम आएगी। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोस। ये बच्चों बैलेंस शीट गिवन है। अब सुनना क्या कहता है, पार्टनर्स डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम फर्म बंद कर रहे हैं। एसेट रियलाइज एज फॉलो, सब बता रहा है, स्टॉक कितने का बिका, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर 35,000 रुपए के, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। और आगे कहता है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं 1200। तो आपसे कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो पता है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, और कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं तो आपसे ये तक कहूंगा कि मैंने प्रॉपर वे में कराना है। आप एक बार रफली एक एक एसेट को अलग अलग करके भी चेक करना, आपका प्रॉफिट लॉस वही आएगा जो हमारा आने वाला है, और लास्ट में पार्टनर्स की वैसे ही पेमेंट होगी। तो एक बार 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट लायबिलिटीज को जो आप बेच रहे हो उसको एक तो सिस्टमेटिक करने के लिए, और दूसरा उसका प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे हम लोग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करनी है, डेट आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट में बैंक अकाउंट, क्योंकि कैपिटल की पेमेंट करनी है, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, वो सब आपको बैंक अकाउंट के थ्रू ही हो रहा होगा। तो एक बार देखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट, अभी आपसे ही पूछूंगा, एक बार हो जाए बात। रियलाइजेशन अकाउंट, 3 अकाउंट बनने हैं ना बच्चों, रियलाइजेशन के बाद कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर हैं बच्चों, जी और एच। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों तो बैंक अकाउंट। अभी जैसे जैसे समझाऊंगा ना, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करना, क्योंकि जब हम करेंगे ना इन क्वेश्चनों को आगे जैसे भी, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने वाले हैं। हमें तो रीजन भी पता होता है ना कि हम क्या चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक बार देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पुरानी बैलेंस शीट है जो हमें दे रखी है, इन द सेंस उसके बाद तो दोबारा बन नहीं गया है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो आपने पता है क्या करना होता है, इस पूरी बैलेंस शीट की हर एक आइटम को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर, बच्चों क्रेडिटर और बैंक को छोड़कर सारी एसेट पता है कहां ट्रांसफर होने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर होते हैं डेबिट, और रियलाइजेशन इसकी जगह क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स हैं बच्चों हमारे, 20,000 के, ये लिख दिया हमने यहां। अभी ध्यान देना बच्चों पूरे का, ये हो गया।
कैपिटल कोई पूछे कहाँ आएगी, आप कहोगे कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट्स में ही आएगी, तो हमने लिख दी बाय बैलेंस बीडी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बढ़ते हैं लेकिन अभी नहीं बात करते, क्योंकि एक बार एक ही तरफ ध्यान जाए तो कैपिटल यहां आ गई। ये मैंने लाइबिलिटी साइड की तीन चीजें थी, तीनों ट्रांसफर कर ली, क्रेडिटर जी की कैपिटल, एच की कैपिटल। अब आ गए हम एसेट साइड में। सबसे पहले कैश एट बैंक। आपने कैश एट बैंक को थोड़ा बेचना है, आपने तो बाकी एसेट्स बेचनी है, तो आप कहोगे कैश एट बैंक फिर कहाँ आएगा बच्चे, बैंक अकाउंट के डेबिट में। आपका ओपनिंग बैलेंस है, कितना आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा है पहले से, जो ये रियलाइजेशन की प्रोसेस होने से पहले, तो बच्चों 7,000। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डेटर के साथ ना प्रोविजन दे रखा है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए डेटर का डेबिट बैलेंस है और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी मैंने क्या करना है, डेटर एंट्री में क्रेडिट होगा, उसकी जगह कौन डेबिट होगा, रियलाइजेशन। तो कितने के डेटर्स हैं बच्चों हमारे, 40,000 के। 1800 का प्रोविजन यहां लिखेंगे। आप सोचेंगे कि अगर हम 38,200 लिख देते तो क्या दिक्कत थी, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक दिक्कत क्या रहती है, ये क्वेश्चन में कहेगा कि जो डेटर है ना उनसे हमें 80% अमाउंट रियलाइज हुआ, 90% अमाउंट रियलाइज हुआ, पूरे पैसे मिल गए, तो वो किसके परसेंटेज की बात कर रहा होगा, 40,000 की। तो आपने यहाँ 40,000 लिख रखा होगा, तभी तो उसका परसेंटेज आप कर पाओगे ना, नहीं तो आप तो 38,200 का कर दोगे। और सच में डेटर हैं भी 40 के, आपको लगता है कि 1800 के डूब जाएंगे, इसलिए आपने प्रोविजन बना रखा है, अभी कंफर्म नहीं है डूबेंगे, अभी तो पैसे अब रियलाइज करेंगे, अब पता लगेगा कितने मिलते हैं। तो इसलिए हमने डेटर को 40 पे दिखाया, और क्योंकि प्रोविजन पहले से बना रखा है उसको रियलाइजेशन के कहा लिख दिया, क्रेडिट में। अभी आगे देखो बच्चों, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तीनों स्टॉक, इन तीनों का ना डेबिट बैलेंस होता है, तो एक तरह से अगर एंट्री करते तो इन तीनों को तो क्रेडिट कर दिया हमने, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक बार यहां तक रिपीट करना चाहूंगा, और अभी तो जब जब क्वेश्चन होगा शुरू में, काफी सारे क्वेश्चनों में हमें रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस तरह की अकाउंटिंग पहले सीखी ही कहाँ है। 54,800, 40,000 और 1,20,000। तो बच्चों रिपीट करता हूं, सुनना, मेरा काम है पूरी बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को ट्रांसफर करना और उनको बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पर भेजना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स आए, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिटर डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया, कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट के डेबिट में। और अब डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एक बार प्रोविजन को छोड़ो, इन चारों का डेबिट बैलेंस है, इन चारों को तो करेंगे क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और प्रोविजन को क्रेडिट में लिख देंगे। ये एक तरह से आपने पहले पुरानी बैलेंस शीट को ओवर कर दिया और सारी एसेट लाइबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं अगर आपसे कहूं ना कि स्टॉक से हमें मिले हैं 50,000, एंट्री बताओ, आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने कहा कहां ध्यान है, रियलाइजेशन को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, आपने कहा स्टॉक की जगह रियलाइजेशन अकाउंट ही तो ओपन कर रखा है। मैंने कहा क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, आपने कहा रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा रियलाइजेशन को क्यों डेबिट किया, क्रेडिटर को क्यों नहीं किया, आपने कहा उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट जो खोल रखा है। समझे बच्चे, अब उन सब की जगह रियलाइजेशन है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग है, बाकी सब इसके अंदर आ चुका है, तब उनके लिए ये चलेगा। तो अभी देखो पढ़ते, इन्होंने कहा पार्टनर ने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने का, एसेट कुछ यूं बिकी, सारों की वैल्यू बता रखी है। तो बच्चों मेरे से कोई पूछे एंट्री क्या बनेगी, मैं कहूंगा पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट जा रही हैं, और एसेट के लिए कौन सा अकाउंट लिखो, रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। तो अगर बच्चों में इसकी लेजर पोस्टिंग पूछूंगी, लेजर में कहां आएगा, आप कहोगे बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो अब यही लिखने वाला हूं, मैंने यहां लिखा बच्चों बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। इन्होंने आपको बताया है वर्किंग नीचे करने की बजाय यही हो जाएगी, स्टॉक 45,000, मशीनरी से इन्होंने कहा है कि बुक वैल्यू के 20% कम मिले हैं,
तो अगर मैं देखूं ना बच्चों, मशीनरी 40,000 की, 40,000 का मैंने 20% किया, इतने कम मिले, तो इसको सोल्व किया 8,000, तो 40 में से 8 लेस कर दो, तो कितने रुपीस मिले हैं उससे? 32,000। डेटर के केस में क्या कह रहा है, कितने मिले हैं? 35,000। और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में पता है क्या कहता है आपको? कहता है 30,000 बुक वैल्यू से ज्यादा। बच्चों बुक वैल्यू एक 20 है, 30 ऐड करूं एक 50, इतने रुपए की ये चारों एसेट बिकी हैं। तो इन चारों का टोटल कर लो आप, 0 0 0, 5 2 7 5 12, 1 5 6 6 3 9 3 12 4 16, 2,62,000 ये बच्चों एसेट इतने की बिकी है। तो आप कहोगे सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो लिख दिया, बैंक के डेबिट में भी तो लिखो, तो लिखेंगे ना बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉपर एंट्री ये बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, ये हमारी एसेट रियलाइज हो गई 2,62,000। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया बच्चों क्रेडिटर एग्री हो गए कि 5% कम दे दो। अगर आपने क्रेडिटर के 20,000 देने हैं, 5% कम ले रहे हैं वो, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपए होता है, तो मतलब वो आपसे 19,000 रुपीज ले रहे हैं। तो अगर आप क्रेडिटर्स को 19,000 रुपए बच्चों पे करोगे, लेकिन आपके रियलाइजेशन के ना खर्चे हुए, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने पहले शो नहीं कर रखा, मतलब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई खर्चा है, तो आप अब अगर उसको पे कर रहे हो ना, तो आप कहोगे ये तो हमारे लिए नुकसान है। तो बच्चों उस नुकसान के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, वही आपका नॉमिनल अकाउंट है, और पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, आप कहोगे अच्छा क्रेडिटर को पेमेंट की है 5% कम, 1,000 रुपए कम, तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। 20,000 वाला पर्सन अगर 19,000 रुपए ले रहा है तो यहाँ 19 लिख देंगे। और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं रियलाइजेशन के, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये आप कह रहे हो कि हमारे 1,200 रुपए खर्च हुए हैं, तो टोटल आपकी जेब से गए हैं 20,200। तो रियलाइजेशन को कर दिया डेबिट और बैंक को कर दिया बच्चों क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर आप वैसे भी लाइबिलिटीज पे करते ना तो यूं ही लिखते 20,200। अब बच्चों पता है क्या करना है, आपका काम है सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट क्लोज होता है। तो आप कहोगे और तो कुछ दे नहीं रखा, तो बंद करो अकाउंट। तो एक बार बच्चों मैं रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर रहा हूं। मैंने लिखा बच्चों सबसे पहले इसका टोटल किया 008, 2,83,800, ये इसका टोटल आ गया। इसका टोटल यहां लिख दो, इसमें से ये घटा आते हैं, इधर का टोटल गया बच्चों 2,54, 2,75, 8,800 बच्चों, क्योंकि 275,000 है, लेस कर रहा हूं, 8,800 प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये बच्चों ये पार्टनर हैं जी और एच, 8,800 आ रहा है, हमने बांटा 3/5, 2/5। बच्चों इसको 5 से डिवाइड किया 8,800 को, 1760। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 5280, 2 से मल्टीप्लाई किया 3520। साथ के साथ बच्चों आपने क्या करना है, यहां लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5280, 3520, बंद हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपका काम पता क्या है, ये जैसे कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बांट दिया, तो अब आप कहोगे इनकी पेमेंट करो, तो करते हैं ना बच्चों। किसी की भी आप पेमेंट करोगे वो रिसीवर होता है, उसको करना होता है डेबिट, और बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो टोटल किया, इसका है 155,280, इसका है 93,520। तो ये बच्चों हम इन दोनों की कर रहे हैं पेमेंट, यहां भी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 155,280, 93,520, 155,280, 93,520।
साथ के साथ बच्चों हम लोग यहां लिख देंगे क्रेडिट में बाय जीज कैपिटल अकाउंट बाय एच कैपिटल अकाउंट। ये आपने इन दोनों की पेमेंट कर दी 155,280 93,520। अब बच्चों अगर मैं दोनों का टोटल कर दूं तो ये मेरा टोटल आ रहा है 2,69,000, इधर भी 2,69,000। तो ये बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो हो गया हमारा बैंक अकाउंट, दोनों साइड मैच भी कर रही हैं बिल्कुल। तो इस तरह से बनता है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि ये अगर मेरे को कोई बैलेंस शीट दे तो बैंक का बैलेंस, कैश हुआ तो कैश का बैलेंस, और कैपिटल को छोड़कर बाकी सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एसेट्स डेबिट होती हैं तो एसेट क्रेडिट होंगी और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं तो लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे अकाउंट खत्म करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी पर ये किया। एसेट्स अगर आप बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे ना तो लाइबिलिटीज का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, उसकी जगह आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप कहोगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बस बच्चों रियलाइजेशन का अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट और डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो लॉस, वो आप पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर्स की पेमेंट करोगे, वो रिसीवर है वो डेबिट, बैंक क्रेडिट, ऑटोमेटिकली आपका बैंक का दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स, इनकी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों 3:2 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2020। बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, तो ये इनकी कैपिटल है, बांटने के लिए बच्चों रिजर्व फंड है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। तो फर्म was dissolved on 31st March 2020, close the books of firm with the following information. Later realized at 5% discount. 5% डेटर में से काटकर बाकी मिलेंगे तो 21,500 का बच्चों 5% कर लेते हैं, क्योंकि डेटर 21,500 के, तो ये हमारा आ गया 1075। इसको घटाकर बाकी पैसे मिले तो हमने किया बच्चों 21,500 में से हमने 5% लेस कर दी तो 20,425। इसी तरह से बच्चों स्टॉक से रियलाइज हुए 7,000, फिक्स एसेट से 42,000, रियलाइजेशन के खर्चे 1,500, क्रेडिटर की पूरी पेमेंट की है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो बनाते हैं बच्चों रियलाइजेशन। अभी ना किसी पार्टनर का लोन नहीं दे रखा, तो वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखो रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट, सुप्रिया और मोनिका। इसके अलावा कैश एंड बैंक दे रखा है ना बच्चों, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। आप कैश एंड बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेटर यही है। तो हमने शुरुआत की बच्चों सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रियलाइजेशन में बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी, ये हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के बैलेंस है बच्चों 32,500 और 11,500। इसके बाद रिजर्व फंड है बच्चों, बांट देते हैं बाय रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड के अंदर बच्चों अमाउंट है 13,500 और रेशो है 3:2। तो हमने बांटा बच्चों, 5 से इसको डिवाइड करता हूं ना तो 2,700 आता है, इंटू 3 इंटू 2। इसके बाद बच्चों ये जो सन्डी क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, हम क्रेडिटर एक बार ओवर कर देंगे क्योंकि अब सबके लिए रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो बाय सन्डी क्रेडिटर्स
48,000। कैश एंड बैंक का बच्चों जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। $40,500। उसके बाद बच्चों स्टॉक, सन्डी डेटर और फिक्स एसेट इनको लिख देते हैं, और जो प्रोविजन है ना वो अलग से लिखते हैं हम लोग क्रेडिट में। तो यहां लिख देंगे बच्चों तीनों एसेट, स्टॉक, सन्डी डेटर, बुक वैल्यू पर, ताकि तभी तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस दिखा पाएगा कि हमारे जितने की सेल होगी बैंक टू रियलाइजेशन वो क्रेडिट में आ जाएगा, ज्यादा में बिकी तो प्रॉफिट, कम में सेल हुई तो लॉस। तो स्टॉक है बच्चों 7,500, डेटर हैं 21,500, और इसके अलावा फिक्स एसेट्स हैं 36,500। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये हो गया बच्चों एक बार सब कुछ ट्रांसफर। बैलेंस शीट को एक बार तो आप समझो एम्प्टी करना होता है, उसकी सारी आइटम्स को ट्रांसफर करना होता है। अब जैसे जैसे ये कहेगा, इसने बताया डेटर से 5% कम मिले हैं, स्टॉक से 7,000, फिक्स एसेट से 42,000, तो लिख देते हैं। हमने बच्चों ऐसे लिखना है, बाय बैंक अकाउंट इनर कॉलम में ही लिख देते हैं कि किससे क्या रियलाइज हुआ है, अदरवाइज वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो डेटर से बच्चों 5% कम हमने अभी किया था, ये आ रहा है 20,425। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो स्टॉक 7,000, फिक्स्ड एसेट्स 42,000, साथ के साथ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि पैसे आए भी तो हैं, एंट्री तो यही बनी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां हम लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, $69,425। अब बच्चों जो क्रेडिटर्स हैं उनके बारे में कहा है कि उनको पूरे पैसे दिए, तो हमने लिख दिया बच्चों टू बैंक अकाउंट। आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पहले क्रेडिटर्स लिख दो और फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। 48,000, तो हमने लिख दिया बच्चों 48,000। रियलाइजेशन के खर्चे बच्चों 1,500 है, पे किए हैं, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। साथ के साथ बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, साथ के साथ बच्चों बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड 1,500। अब बच्चों आपका काम है सिर्फ टोटलिंग करना ताकि बैलेंसिंग हो। तो हमने किया, इसमें से बच्चों ये घटा दो क्योंकि क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा आ रहा है, तो हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। इनकी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में बांट देंगे। सुप्रिया, मोनिका। तो बच्चों मैं कर रहा हूं डिफरेंस, तो ये आ रहा है 2,925, 3/5 और 2/5। पहला तो काम बनता है कि आप इसको 5 से कर लो डिवाइड। तो हमने किया बच्चों, ये आ रहा है 585 इंटू 3 1755 और इंटू 2 1170। ये साथ के साथ बच्चों कैपिटल अकाउंट में लिख दो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 1755
1170। अब बस बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले नॉमिनल क्लोज कर दिया, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, इनकी फाइनल पेमेंट कर। और आप देखेंगे कि जैसे ही इनकी पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट का टोटल भी मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा इतना। तो सबसे पहले इधर का टोटल किया 42355 और इधर का टोटल किया बच्चों 18070। बस पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट 42355 18070। साथ के साथ यहां लिख देंगे बाय सुप्रियास कैपिटल अकाउंट, बाय मोनिकास कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों टोटल कर देते हैं। टोटल है हमारा 1,09,925, 1,09,925। तो ये बच्चों हमारा हो गया। आपने बच्चों करने भी 2 तक हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको टॉपिक कई बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको आ जाए समझ। मेनली ये समझना है कि सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक आपने ट्रांसफर कर देनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसकी अगर मेरे से कोई पूछे एंट्री तो मैं कहूंगा एसेट डेबिट होती है, एसेट को खत्म कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और इसी तरह लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवर कर रहे हो क्रेडिटर को डेबिट, लाइबिलिटी कोई भी हो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब बच्चों एक्चुअल में एसेट्स बिकेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और एक्चुअल में लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। सारी एसेट्स हो गई कन्वर्ट, लाइबिलिटीज की हो गई पेमेंट, उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। बस इतनी ही प्रोसेस होती है। तो आपने बच्चों 2 तक कर लेने, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो।